नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह राजनीतिक सिद्धांत है। ये राजनीतिक सिद्धांत बीए फर्स्ट ईयर तथा बीए बीएड फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट में उल्लेखित हैं। तो ये जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले जिस राजनीति वैज्ञानिक का नाम है वह है काइडन। तो काइडन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या वर्णन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक मूल्य बताया है। यानी काइडन है वो राजनीतिक सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक मूल्य बताते हैं। उसके बाद है कोहन के अनुसार सिद्धांत जो राजनीतिक सिद्धांत है वह एक खाली सेक के समान है जिसका मूल्य उपयोगकर्ताओं के उसके उपयोग पर निर्भर है। यानी ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये कोहन के अनुसार क्या है कि उपयोगकर्ताओं के उपयोग पर निर्भर एक सेक के समान है। यानी जिस प्रकार एक बैंक का खाली सेक होता है उसका उपयोग हम जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार कर सकते हैं, उसी प्रकार ये राजनीतिक सिद्धांत भी उपयोगकर्ताओं तथा उसके उपयोग पर निर्भर हैं। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत जो शब्द हैं, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है। यानी सिद्धांत शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द थ्योरिया से उत्पत्त हुआ है। इसका मतलब होता है समझने की दृष्टि से जो उस वस्तु के मूल्य के उपयोग पर निर्भर है। यानी कि थ्योरी जो यूनानी शब्द है ये थ्योरिया से उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है समझने की दृष्टि से जो उस वस्तु के मूल्य के उपयोग पर निर्भर है। इससे आगे राजनीतिक सिद्धांत की दो मुख्य धाराएं हैं, कौन कौन सी हैं इस देख लेते हैं। एक है आदर्श सिद्धांत और दूसरी है आनुभविक सिद्धांत। तो आदर्श सिद्धांत क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर दी जाती है, फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है, उसे कहते हैं आदर्श सिद्धांत। यानी अपने मन में कोई कल्पना सोच लो फिर सीधा उसको एक रचनात्मक रूप दे दो, इसे कहेंगे आदर्श सिद्धांत। और प्लेटो की जो दार्शनिक राजाओं की कल्पना थी कि फिर उसी आधार पर आदर्श राज्य की संरचना तैयार की, ये एक आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। यानी प्लेटो ने जो दार्शनिक राजाओं की कल्पना की थी वह कल्पना भी आदर्श सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। उसी आधार पर एक आदर्श राज्य की संरचना तैयार की थी प्लेटो ने, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। इससे आगे दूसरा है आनुभविक सिद्धांत। तो आनुभविक सिद्धांत अपन इसके अर्थ से समझते हैं अनुभव के आधार पर। यानी राजनीति व्यवस्था के बारे में वास्तविक तथ्यों को समझकर संरचना तैयार की जाती है। यानी पहले वास्तविक तथ्य जिस प्रकार मतलब किसी कार्य को करके उसके अनुभव तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसके अपन वास्तविक तथ्य इकट्ठे करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसकी संरचना तैयार करते हैं, उसे आनुभविक सिद्धांत कहते हैं। इसमें राजनीतिक शास्त्री स्वयं ठोस तथ्यों, प्रमाणों और अनुभवों के आधार पर सिद्धांत तैयार करते हैं। यानी जो राजनीतिक शास्त्री हैं वो खुद क्या करते हैं, ठोस तथ्य और प्रमाण और अनुभव पहले महसूस करते हैं, यानी प्रमाण इकट्ठे करते हैं, अनुभवों को महसूस करते हैं, फिर उसी के आधार पर एक ऐसी संरचना तैयार करते हैं जिसे अपन अनुभविक सिद्धांत की राजनीति व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा संबंध राजनीतिक वास्तविकता से रहता है। यानी जो अनुभविक सिद्धांत के आधार पर जिस राज्य की संरचना तैयार की जाती है उसे राजनीतिक वास्तविकता के अंतर्गत रखा जाता है। इससे आगे दूसरा टॉपिक है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद क्या है और इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम, यानी व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है। यानी व्यवहारवाद और व्यवहारवादी उपागम दोनों ही क्या है, राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है। यानी अपन सीधा एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि व्यवहारवाद एक राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अमेरिकी राज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाया गया। यानी ये व्यवहारवाद है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1944 के मध्य, उसके पश्चात अमेरिकी राज वैज्ञानिक यानी अमेरिका के जो राजनीति वैज्ञानिक थे उन्होंने
अपनाया था इसी व्यवहारवाद को। यानी ऐसा व्यवहारवाद की परिभाषा यह है कि राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है। यानी इसी संरचना को अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों ने अपनाया था। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। यानी ये भी देखो, पीछे अपन ने पढ़ा था कि अनुभविक सिद्धांत। तो जो व्यवहारवाद है वो अनुभव के आधार पर और क्रियात्मक, यानी पहले ऐसे कार्य किए गए, अनुभव किया गया, फिर उसी आधार पर ऐसी राजनीतिक संरचना तैयार की गई, उसे व्यवहारवाद कहते हैं। इसके लिए व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनावादी की कोई स्थान नहीं है। यानी व्यवहारवाद है, इसमें क्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनावादी का कोई स्थान नहीं है। यानी अपन ने तो पहले पढ़ा था कि आदर्श सिद्धांत, उसमें कल्पना करके राज्य की संरचना तैयार कर दी जाती थी, परंतु इसमें क्या है कि ऐसा मतलब नहीं है कि कल्पना करके फिर राज्य को कोई स्थान दे दे, पर इसमें ऐसा नहीं। व्यवहारवाद में है अनुभव और क्रियात्मक के आधार पर जिस राज्य की कल्पना की जाती है उसे व्यवहारवाद कहते हैं। इससे आगे व्यवहारवाद आज बहुत ही अधिक प्रचलित है। यानी व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित हैं और विस्तृत भी हो गए हैं, परंतु इसके अर्थ में सभी दृष्टिकोण समान नहीं है। सभी जो वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण समान नहीं है, सभी अलग अलग प्रकार से बताते हैं। व्यवहारवाद का जनक डेविड ह्यूस्टन को कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। व्यवहारवाद का जनक कौन था? डेविड ह्यूस्टन। इसके साथ ही अपन व्यवहारवाद को पढ़ा। व्यवहारवाद में अपन पढ़ा कि व्यवहारवादी जो है वो क्या है, राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है। इतना बस एग्जाम में लिखना है अपने को कि व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका है। इसमें कोई अनुभवात्मक और क्रियात्मक है, यानी ये अनुभव के आधार पर और क्रियात्मक के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करते हैं। व्यवहारवादी उपागम के प्रामाणिक विश्लेषण के दौर में प्रामाणिकता को प्रभावित करने मूल्यों और तथ्यों को उचित स्थान नहीं दिया गया है। देखो कि व्यवहारवादी उपागम के प्रामाणिक विश्लेषण के दौर में, यानी अब प्रामाणिक विश्लेषण का दौर चल रहा है। अब जो भी कार्य होता है प्रामाणिक विश्लेषण के आधार पर होता है। इसके दौर में प्रामाणिकता को प्रभावित करने मूल्यों और तथ्यों को उचित स्थान नहीं दिया गया। यानी मूल्य और तथ्य, ऐसे कोई मूल्य तैयार कर लें, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ये प्रामाणिक विश्लेषण का दौर चल रहा है। विश्लेषण की तकनीकी को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। अब क्या जो विश्लेषण था उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। यानी किसी कार्य को अनुभव के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता था। व्यवहारवादियों द्वारा राजनीतिक विश्लेषण में तथ्यों और मूल्यों को जोड़कर, इन जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या किया, पहले उत्तर व्यवहारवाद उसके बाद उत्तर व्यवहार, पहले व्यवहारवाद उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा राजनीतिक विश्लेषण में तथ्यों और मूल्यों को जोड़कर राजनीति को और अधिक शाश्वत और औचित्यपूर्ण बनाया गया। देखो जो राजनीति है इसमें अधिक शाश्वत और औचित्यपूर्ण बनाया गया। यानी राजनीति को पहले व्यवहारवाद था, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। इसने जो राजनीति थी उसको और अधिक शाश्वत और औचित्यपूर्ण बनाया, यानी विश्लेषण को और अधिक बढ़ाया गया। इसे वैचारिक क्रांति भी कहा जा सकता है। किसको? कि जो उत्तर व्यवहारवाद है इसे एक वैचारिक क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से राजनीति में नवीनीकरण हुआ। यानी जो विश्लेषणों के आधार पर राज्य को स्थापित किया जाता था उसको बढ़ाया गया। यानी एक वैचारिक क्रांति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति में नवीनीकरण हुआ। राज्य के जो कार्य थे उसमें अलग अलग प्रकार से संशोधन हुआ, नवीनीकरण हुआ। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति में आंगिक सिद्धांत सिलेबस में उल्लेखित हैं। राज्य की प्रकृति का आंगिक सिद्धांत। अब आंगिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आंगिक सिद्धांत या सावयव सिद्धांत, जिसे अपन आंगिक और सावयव सिद्धांत कह सकते हैं। आंगिक सिद्धांत के तहत राज्य को शरीर का स्वरूप माना गया। यानी जो आंगिक सिद्धांत है, जैसे अपन इससे समझ भी सकते हैं कि आंगिक सिद्धांत
अर्थात अंग, यानी अंग शरीर के अंग होते हैं। तो आंगिक सिद्धांत के तहत राज्य को किसका स्वरूप माना गया? शरीर का, यानी शरीर के भी अंग होते हैं और राज्य को भी एक शरीर का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। अब जैसे अपन ने शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं। राज्य के अंग कौन है? तो राज्य के अंग है व्यक्ति। जो व्यक्ति है वो क्या है? राज्य के अंग है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राज्य के जो अंग कौन है? व्यक्ति। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता, यानी जो व्यक्ति का शरीर है वो एक ऐसा नहीं है कि समूह मात्र ही हो। किसका? व्यक्ति का शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं है, इसका पृथक अलग अस्तित्व भी होता है, यानी पृथक या अलग अस्तित्व भी होता है। राज्य है जो अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। ऐसा नहीं है एक शरीर है और अंगों का बन गया बस, ऐसा नहीं है। इसका एक अलग अस्तित्व भी होता है, उसका एक कार्य भी होता है जो अपने समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसी प्रकार राज्य का भी पृथक अस्तित्व होता है। अब राज्य का पृथक अस्तित्व कैसे है देखते हैं। जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर का पृथक अस्तित्व नहीं होता है उसी प्रकार व्यक्तियों के बिना राज्य का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अब देखो अपन ने पढ़ा कि आंगिक सिद्धांत, इसके तहत अपन ने सबसे पहले चर्चा की कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। वो कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं राज्य के विभिन्न अंग। और इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार व्यक्तियों के बिना राज्य का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि राज्य के अंदर व्यक्ति होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। राज्य के जो 4 मुख्य तत्व हैं उसमें भी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, अर्थात राज्य के अंदर व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। और राज्य के अंदर व्यक्ति हैं वो क्या है? शरीर के अंग के समान माने गए हैं। अब इससे अगला टॉपिक है राज्य के कार्य। ये भी सिलेबस में मेंशन है कि राज्य के कार्य। राज्य के अंदर रहने वाली जनता के प्रति राज्य के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं, यानी राज्य है उसके अंदर रहने वाली जनता के प्रति राज्य के 2 मुख्य रूप से कार्य हैं। कई और प्रकार के भी कार्य हैं परंतु मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। अब 2 कार्य कौन कौन से? एक तो अनिवार्य कंपल्सरी, दूसरा है ऐच्छिक, यानी जिसको मतलब इच्छा हो तो करे, नहीं तो जिसके ऊपर अपन कोई दबाव नहीं बना सकते हैं राज्य के ऊपर कि ये तो ज़रूरी है। जो ज़रूरी है वो तो अनिवार्य में आ गए और जो ऐच्छिक हैं वो अलग से मेंशन है। अब अनिवार्य कौन से हैं और ऐच्छिक कौन कौन से हैं? देखो, अनिवार्य में है बाह्य आक्रमण से रक्षा। अब राज्य का ये तो अनिवार्यता कार्य है कि वह बाह्य आक्रमण यानी बाहर से जो आक्रमण होते हैं किसी दूसरे देश से उनसे जनता की, राज्य के अंदर रहने वाली जनता की रक्षा करेगा। और दूसरा कार्य है विदेशिक मधुर संबंध, यानी विदेश के साथ जो विदेशी देश है उनके साथ मधुर संबंध बनाएगा। ये भी राज्य का अनिवार्य कार्य है, कंपल्सरी वर्क है। तीसरा है आंतरिक शांति, यानी जो राज्य के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये किसका मुख्य कार्य है? राज्य का, यानी राज्य का अनिवार्य कार्य है आंतरिक शांति बनाए रखना। और चौथा कार्य है न्याय प्रबंध, यानी न्याय की भी उचित व्यवस्था करना राज्य का ये भी अनिवार्य कार्य है। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं ऐच्छिक। अब ऐच्छिक, राज्य के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। ये मतलब शिक्षा है, इसके ऊपर अपन दबाव नहीं बना सकते राज्य के ऊपर कि वो शिक्षा को लागू करे। अपन मतलब राज्य का ये ऐच्छिक कार्य है। अब तो ऐसे भी कानून बन गए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य दिलाएगा, परंतु इसमें उल्लेखित है कि शिक्षा ऐच्छिक कार्य है। दूसरा है स्वास्थ्य और सफाई। तीसरा है यातायात के साधन, यानी जो यातायात के साधन है उनकी व्यवस्था करेगा। चौथा है व्यापार उद्योग धंधे स्थापित करना, श्रमिकों का कल्याण करना, सामाजिक सुधार, यानी समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के सुधार करना। और 5वां है बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था। अब बैंक की स्थापना करना और मुद्रा व्यवस्था, यानी मुद्रा की व्यवस्था करना, ये राज्य के मुख्य अपन कार्य
चर्चा की अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। इससे आगे अपन जो टॉपिक हैं वो बाद में चर्चा करेंगे।